नमस्कार, मैं मंटून कुमार। आप मेरे साथ अभी जुड़े हैं फेसबुक लाइव पर और आज लाइव उन मुद्दों को लेकर हम आए हैं जो मुद्दा कहीं ना कहीं हमें जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज से ह्यूमैनिटी की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं दरकिनार है, वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है, जिसको लेकर लगातार न जो सत्ता जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वो बात नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं यह पूरा जो तंत्र है, क्योंकि वो हमारा नागरिक भी होता है, वो हमारा वोटर भी होता है, क्योंकि वो जो भारत का नागरिक है वो वोटर है। और हम उन वोटरों को दूर रखकर हम विकास की बात कहाँ हद तक कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और आज हम मुद्दा रखे हैं। मेरा जो मुद्दा है वो मुद्दा स्लम और कोरोना को लेकर है, कोरोना वर्सेस स्लम। अगर स्लम एरियाज में अगर भारत की सबसे अगर एशिया की अगर बात कही जाए तो एशिया की सबसे बड़ी आबादी जो है धारावी है जनसंख्या की दृष्टि से। वहाँ कोरोना जिस तरह से अपना पैर पसार रहा है वो काफ़ी जो है डरावना है, क्योंकि वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, अगर बात की जाए जनसंख्या वहाँ के घनत्व की बात की जाए तो 2.1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग लंबाई गुने चौड़ाई की अगर बात करें तो लगभग जो है वहाँ 7 लाख आबादी रहती है। ये है कौन, ये इनकी व्यवस्थाएं कौन करती है? हम आंकड़े वाइज बात करेंगे और आंकड़ों के हिसाब से आप लोगों के पास हम उन बातों को रखेंगे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये जानना होगा कि जो धारावी या स्लम एरियाज में जो जाके बस जाते हैं ये लोग कौन होते हैं? ये वही मजदूर, प्रवासी मजदूर होते हैं जो अपने परिवार का जो जीविका उपार्जन के लिए वो निकल पड़ते हैं। तो हम बात सबसे पहले करते हैं, क्योंकि जो कोरोना में सबसे बड़ी बात होती है कि कोविड-19 में अगर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है। और ये क्षेत्र चर्चा में क्यों है? मुंबई के धारावी झुग्गियों में, बस्तियों में जो कोरोना के जो दस्तक जो देते ही जो है लोगों में एक तरह से डर सा माहौल है। हम बात भी किए हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर झुग्गी बस्तियों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके लिए क्या कर रही है, क्योंकि पूरे जो है एक आंकड़ा हम बताएंगे। वो आंकड़ा जो है उस आंकड़ों के अनुसार लगभग प्रत्येक राज्य में प्रत्येक अगर राज्यवार के तरीके से अगर देखा जाए तो भारत जो नगरों की संख्या है, कुल नगरों की संख्याओं के बनस्पत जो प्रतिशत होता है इन जो है स्लम एरियाज में रहते हैं। कहीं 11% है, कहीं सबसे अधिक अगर बात की जाए तो 40% आबादी जो है मुंबई में रहती है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो एक डर है कोरोना का, और वो डर कहीं ना कहीं दिखेगा। चलिए हम आज सिलसिलेवार बात करते हैं और क्योंकि हमें जानना है ये मजदूर आते कहाँ से। ये जो है, क्योंकि इन लोगों के पास सबसे बड़ी अगर बात होती है तो ये शिक्षित नहीं होते हैं, शिक्षा की कमी होती है, रहन सहन, स्वास्थ्य इत्यादि इन लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। और ये जो भारत की जो मलिन बस्तियां हैं ये छोटे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हवाई अड्डे, रेलवे लाइनों, उद्योग या नदियों या अन्य बाजारों के किनारों जाकर बस जाते हैं और इसलिए झोपड़ियां इन्हें बनाते हैं, जहां वो रहकर शहरों से जुड़कर ये अपना जीवन यापन कर सके और अपना जो रोजगार की तलाश कर सके, और जिससे उनका जो है उनके परिवार और परिवारों का जो है भरण पोषण हो सके। इसको लेकर ये लगातार ये लोग जो है शहरों से मतलब गांवों से निकलकर प्रवासी बनकर ये शहर वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये लोग जब ये लोग वोटर भी होते हैं, कई ऐसे स्लम एरियाज के जो लोग हैं वो इन लोगों के वोटर होते हैं, सरकार के वोटर होते हैं, नगरीय वोटर कहलाते हैं। लेकिन इन लोगों के पास वोट देने का अधिकार होता है, तो नागरिकता का अधिकार इन लोगों के पास होता क्यों नहीं है? ये समझने वाली बात है। और लगातार हम इस बातों के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे भी कि ये कहाँ कमी है। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो बात है वो संवेदनशील है और संवेदनशील मुद्दों पर जो धारावी है, जहां लोगों को सही से रहने की भी जगह नहीं है और कोरोना महामारी इन क्षेत्रों में भी पांव पसार चुकी है, तो जो सरकार के लिए एक चुनौती है। क्योंकि धारावी जो है एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला धारावी है, स्लम एरिया है। कहा जाता है कि मुंबई का जो धारावी है वहाँ जो है लगभग जो कोरोना जो पेशेंट है उसकी अगर मरीजों की बात की जाए तो लगभग
170 से ज़्यादा मरीज इस वहाँ के इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात इस बीमारी में सोशल डिस्टेंसिंग की होती है। सोशल डिस्टेंसिंग इन लोगों से काफ़ी दूर होता है, क्योंकि ये लोग जो रहते हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है। जो लोग ऐसे संक्रमित होते हैं उन्हें क्वारंटाइन की बात होती है। लेकिन इन लोगों का जो रहने का जो क्षेत्रफल है, हम बात बता चुके हैं कि लोग जो है लगभग 2.1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 7 लाख लोग रहते हैं। तो सोचिए कि ऐसे लोग जो इन क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग कितना मायने रखता है। तो ये लोग करते क्या हैं? तो ये वही लोग हैं जिसके लिए सरकार दावे, जब राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं कि रिक्शे चलाते हैं, झाड़ू पोछा, जो महिलाएं होती है झाड़ू पोछा करते हैं, ये सफाई कर्मी होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये हमारे समाज के लिए कार्य करते हैं। लेकिन यही लोग हम इस समाज से जब विकास की दौड़ आती है, जब विकास की बात होती है, तो ये लोग हम जो राजनेता होते हैं या हमारे जो समाज में रह रहे लोग होते हैं, उनके विकास से ये काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, जो अनदेखा किए जाते हैं, राजनीति के भी शिकार होते हैं। राजनीतिक जो चुनाव के समय इन बस्तियों में जो नेता जाते हैं, बड़े बड़े दावे इन लोगों को लेकर करते हैं कि, लेकिन वो दावे जब चुनाव के बाद दिखता नहीं है, और दिखता तब नहीं है जब मजदूरों की स्थिति दयनीय दिन प्रतिदिन होती जाती है। क्योंकि भारत के विकास, अगर हम क्योंकि इसे हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग क्योंकि इकोनॉमिक पार्ट्स का जो है, ये लोग बल्कि हमारा जो भारत है उसे इकोनॉमिक पार्ट्स का एक हिस्सा है। तो हम इसे दरकिनार भी नहीं कर सकते हैं, ना इससे इन पे बात नहीं कर सकते। क्योंकि जो भारत का निर्माण होता है, या हर क्षेत्र में यह इन मजदूरों का योगदान होता है, इस स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों का योगदान होता है। चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो महिला जो घर में झाड़ू पोछा लगाती हो, वो ही क्यों ना हो। तो सरकार इन लोगों को किसके सहारे छोड़ देती है, ये भी एक बड़ी सवाल है। जब इन क्षेत्रों में कोरोना वायरस जैसे संक्रमण का जब पैर पसार चुकी है, तो सरकार मौन भी है। इन लोगों के लिए ठीक है, मुंबई जैसे शहरों में अगर यह आंकड़े मिल रहे हैं, तो सरकार इसके लिए अन्य राज्यों में क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं अन्य राज्य के लिए किया जा रहा है, इसके लिए सरकार के पास कोई गाइडलाइन नहीं है, ना कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं। सिर्फ दमखम भरी जाती है, और लोगों के और दिखावे के लिए जो लोग होते हैं, जो राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं, दिखावे के लिए इन लोगों के लिए कैंटीन की व्यवस्था करते हैं, लोगों की भोजन की व्यवस्था करते हैं। वो भी कितना मिल पाता है, किन लोगों के पास पहुंचता है, इन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, इन लोगों के पास जब हम समस्तीपुर की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, तो इन समस्तीपुर में जो गंडक नदी के किनारे हैं, कई ऐसे स्लम बस्ती हैं जहां बसे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग जो है कई वर्षों से रह रहे हैं। 1990 से कोई रह रहा है, 1995 से रह रहा है। उन लोगों के पास वोटर कार्ड है, लेकिन उन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। तो सरकार इन लोगों के लिए, जब महामारी आती है, जब बाढ़ आती है, तब सरकार कुछ राहत के तौर पे इन लोगों के पास पहुंचती है, और लगातार इन लोगों से बात भी करती है। और लेकिन किस हद तक सरकार इन लोगों को देखती है। चलिए, एक आंकड़ा है, उस आंकड़ों के अनुसार हम आपसे बात करते हैं और बताते हैं। क्योंकि डाउन टू अर्थ के अनुसार भारत के 70% जो शहर है जहां स्लम बस्तियां बसी है, और एक आंकड़ा जो भारत में हर 10 में से 6 झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। मतलब 10 में से 6 लोग रहते हैं, मतलब 4 लोग जो है शहरों में निवास करते हैं, और उनकी जो जीवन यापन जो होती है शान शौकत की होती है। लेकिन जो अन्य लोग रह रहे हैं, जो 6 लोग रह रहे हैं, उनकी जीवन यापन किसके सहारे होती है? उनका जीवन यापन वही लोग होते हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, और यह मजदूरी हमारे यहाँ करते हैं। यह हमारे समाज का एक अंग है, इसे वो हम लोग दरकिनार भी कर देते हैं। और हम जो मुख्य धारा की मीडिया है, इन लोगों की बात भी कभी नहीं करते। चाहे वो सफाई कर्मी हो, जो सीवर में काम करने वाले मजदूर होते हैं, वो कई जो है
फीट गड्ढे में घुसकर जो कूड़े कचरे होते हैं उन्हें निकालते हैं, क्योंकि वो सड़े गले होते हैं। न जाने उसमें कई जो है जो कह सकते हैं जो गैसें होंगे, विषैली गैसें होंगे, जैसे सिलिकॉन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कई ऐसे जो गैसेज होंगे जो इनके लिए खतरनाक है, और कई मजदूर मर भी जाते हैं। जो लगातार आंकड़े आते हैं, लेकिन जब आंकड़े आते हैं तो आंकड़े आने के बाद सरकार इन लोगों के लिए क्या करती है, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है। चलिए हम बात कर रहे थे भारत में हर 10 में से 6 झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, और 2019 के एक आंकड़ा है स्टेट्स ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट इन फिगर्स ने एक आंकड़ा दिया था कि ओडिशा के 64% घरों में साफ पानी नहीं है। मतलब साफ पानी भी इन लोगों को मुहैया नहीं हो पाती है। हम बात चुनाव के समय इन्हीं लोगों के मुद्दों को लेकर आते हैं, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, जल की बात कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों के पास वो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार इन जो दिखावटी जो है इन लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, वो सपनों पर ही ये लोग काम करते हैं। चलिए बल्कि नगरों की जनसंख्या और संख्या जो बिहार मतलब जो झुग्गी बस्ती में कितने लोग रहते हैं। बिहार में अगर नगरों की अगर बात की जाए 139 नगरों में लगभग 88 झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, और नगरों की कुल आबादी का लगभग बिहार में 11% लोग झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 256 है, और यहाँ की झुग्गी बस्तियाँ जो है 189 झुग्गी बस्तियाँ हैं, जिसे 23% लोग यहाँ रहते हैं। दिल्ली में 3 और लगभग झुग्गी बस्तियों की संख्या जो है 22 है, लगभग 11% लोग यहाँ रहते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 129 नगरों की संख्या है, जिसमें 122 जो झुग्गी बस्ती है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि 22% जो लोग जो इस झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 648 जो नगरों की संख्या है, और 293 झुग्गी बस्ती हैं, जिसमें 14% कुल नगरों की आबादी का 14% इन्हीं झुग्गी बस्तियों में वो निवास करते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें तो 364 जो नगरों की संख्या है, 303 झुग्गी बस्तियों में निवास करते हैं, अर्थात कुल नगरों की आबादी के अनुसार अगर बात की जाए तो 28% ये लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। छत्तीसगढ़ की बात अगर कर ले तो 168 नगरों की संख्या है, जिसमें लगभग 94 झुग्गी बस्तियों की संख्या है, और जिसमें नगरों की आबादी के अनुसार जो है प्रतिशत के 32% लोग यहाँ झुग्गी बस्तियों में निवास करते हैं। आंध्र प्रदेश 125 झुग्गी बस्तियों की संख्या भी है, 36% जो है लोग यहाँ उन बस्तियों में निवास करते हैं, झुग्गी बस्तियों में। तमिलनाडु में 721 है, 507 17% लोग जो है निवास करते। तो कहीं ना कहीं अगर इन लोगों की जाए, जो आंकड़ों की बात की जाए, तो ये जो मामले हैं वो सरकार के अनदेखे में कहीं दूर खड़ा नजर आता है। सरकार इन मुद्दों पे बात नहीं करती है, सरकार इन लोगों को वो सपने दिखाती है। सरकार से सवाल क्या होना चाहिए? सवाल स्लम बस्तियों में जाएंगे तो अधिकांश लोगों के पास ना, क्योंकि सवाल है, अधिकांश लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, अधिकांश लोगों के पास ना जो वृद्धा पेंशन योजना है, सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जाती है वो योजना इन लोगों के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार का यह सवाल या निशान खड़ा होता है, और सरकार इन मजदूरों के लिए, इन सफाई कर्मियों के लिए, इन स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के लिए क्या कर रही है। जब आपदा आती है तब सरकार या आम मीडिया इन्हें दिखाती है, लेकिन जब आपदा नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी जीवन यापन कैसे होता है। ये रिक्शे वाले, ये ठेले वाले या खोमचे वाले, ये कई लोग होते हैं जो स्लम एरिया अपने परिवार का जीविका उपार्जन के लिए ये लगातार काम करते रहते हैं। ये लोग लगातार हमारे समाज को निर्मित करने में लगे होते हैं, लेकिन वो जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज इन लोगों के लिए क्या कर रही है, ये लोग वोटर भी होते हैं, सरकार इन लोगों के लिए क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं यह एक सवाल है, और जो आंकड़े हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। लेकिन इन आंकड़ों पर न मीडिया की नज़रें हैं, और न मीडिया के बड़े जो स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा की मीडिया है, वो कहीं ना कहीं दिखता भी नहीं, नज़र नहीं आता है। तो समझिए, भारत की स्लम बस्ती ये वो घर होते हैं जो अपने जीविका के लिए गाँव से शहरों की ओर प्रवास कर जाते हैं, क्योंकि इनकी भी सपने होते हैं, लेकिन
वो सपना जब कोई आपदा आता है वो टूट जाता है। नमस्कार, आप लोग इतना जुड़े इसके लिए धन्यवाद। और भी हम लगातार आप लोगों के साथ उन मुद्दों को लेकर आएंगे जो मुद्दा समाज और हमारे नज़रों से कहीं दूर खड़ा है।